हेलो एवरीवन। आशा है कि आप सभी अच्छे से होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं जॉयदीप चक्रवर्ती एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं शार्पनर के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में। एडीआरई का एग्जाम मतलब आसाम स्टेट में जो एडीआरई का एग्जाम होने वाला है वो अभी काफी करीब है। अगले महीने के 15 तारीख से एग्जाम होने वाला है, आप सभी को पता है। तो किसी भी एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो क्या होता है? मॉक टेस्ट होता है। तो शार्पनर की तरफ से आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट का सीरीज यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जहां पे हम लोग हर एक वीडियो में क्या करने वाले हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के सेक्शनल मॉक टेस्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये है मैथ्स का एक मिनी मॉक टेस्ट, जहां पे हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में आने के जिसके चांसेस अच्छे हैं। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के हिसाब से आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि मैं हर एक टॉपिक को टच करूं, हर एक टॉपिक को पॉसिबल नहीं था, इसलिए यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और 10 क्वेश्चंस 10 अलग अलग टॉपिक से यहाँ पे है। इसी तरीके से अलग अलग मॉक टेस्ट का एक सीरीज हम लोग यहाँ पे लाएंगे, वेदर इट इज फॉर रीजनिंग, वेदर इट इज फॉर इंग्लिश, मैथ्स, जीके, हर एक का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा हमारे इस प्लेलिस्ट में जो आज हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए इसी प्लेलिस्ट को अभी यहाँ पे शुरू करते हैं और इस प्लेलिस्ट का ये पहला वीडियो होने वाला है। तो अच्छे से बने रहिएगा। उम्मीद है आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, साथ ही साथ आप ये मॉक टेस्ट आपको और बूस्ट भी देगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे टैकल करना था, कैसे इसको सॉल्व करना था, आप लोगों को पता है। आपके एग्जाम में काफी टाइम होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत ट्रेडिशनली इसको डिस्कस करेंगे और कहीं कहीं पे अगर शॉर्टकट है तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट भी बताते चलूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 5:8। चलिए दो नंबर का रेशियो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? दो नंबर क्या क्या है, ए है और एक है बी। इन दोनों का जो रेशियो है वो है 5:8। आप रेशियो को ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए, अगर मैं इस ए से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, एंड 3 इज एडेड टू बी, और इस बी के साथ अगर मैं 3 को ऐड कर दूं, चलिए ऐसे, देन रेशियो बिकम्स 8:15। अब अगर मैं किसी भी रेशियो के साथ कुछ भी प्लस या माइनस करता हूं तो रेशियो तो चेंज होता है, और यहां पे भी माइनस और प्लस करने के बाद हो क्या रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? किसी भी रेशियो से मैं किसी भी नंबर को ऐसे करके सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकता। तो आपको ये वाला रेशियो को सबसे पहले किसी भी एक क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होगा। तो किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ पे जोड़ दो, दैट इज 5x एंड 8x। ठीक है, मान लेते हैं कि 5x एक नंबर था, उससे मैंने 5 को घटाया, 8x नंबर था, उससे मैंने 8 को ऐड किया, उसके बाद जो रेशियो होता है वो कन्वर्ट होकर 8/15 बन चुका है। अभी इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद यहां से इस वेरिएबल का हम लोग वैल्यू निकाल के लेके आ सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? एकदम सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भी क्या करना है, 15 इधर आके इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाके 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो देख लेते हैं, 15 इंटू 5x दैट इज 75x, 15 इंटू 5 दैट इज 75, लेकिन बीच में माइनस था इसलिए माइनस, इक्वल्स टू 8 into 8x that is 64x, 8 into 3 that is 24, लेकिन बीच में प्लस था इसलिए प्लस। बस अब इसको सॉल्व करना था। सॉल्व करने के लिए आप लाइक टर्म्स को एक तरफ लाएंगे, अनलाइक टर्म्स को अलग लेके जाएंगे। 75 minus 64 that is 11x equals to 24 plus 75 that is 99। तो x का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 99 डिवाइडेड बाय 11 करने से कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। मतलब आपके पास हमने जो वेरिएबल यहाँ पे पुट किया था ना, उसका एक वैल्यू निकल के आ गया, x का वैल्यू कितना, 9। अभी आपसे पूछ क्या रहा है, देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर थे कितने, 5x और 8x। 5x और 8x का जो डिफरेंस होता है वो होता कितना है, 5x और 8x का डिफरेंस 3x। आपको इन्हीं दोनों नंबर का जो डिफरेंस है उसका वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, 3 इंटू x का जो भी वैल्यू आया था दैट इज 9, तो 3 इंटू 9 करने से कितना हो जाता है, 27। तो 27 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप 5x का अलग से वैल्यू निकाल लो, 5 इंटू 9 दैट इज 45, 8x का अलग से वैल्यू निकाल लो, 8 इंटू 9 दैट इज 72। उसके बाद 45 और 72 का जो डिफरेंस है वो भी 27 ही होता है। आप वैसे भी निकाल सकते हो या फिर आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इसको अच्छे से नोट करिएगा। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम बेसिक है, ऐसे सॉल्व करते हैं, आप इसको देख लीजिए। आगे चलते हैं, चलिए। द यूनिट डिजिट इन, इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट बताना है आपको।
अब पूरे नंबर का यूनिट डिजिट बताने का तो तरीका यही होता है ना, बेसिक फंडामेंटल जो वे होता है क्या होता है, 3 इंटू 38 इंटू इतना करेंगे। अगर आप इसको इंटू करने बैठे तो आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। 3 घंटा का ही पेपर मिलता है, उसमें से आधा घंटा तो इसमें जाने वाला है, मेरा तो जाने वाला है, मेरा कैलकुलेशन उतना भी अच्छा तो नहीं है, इसलिए इस टाइप के कैलकुलेशन में तो मेरा आधा घंटा जाने वाला है। लेकिन अपने को चाहिए बस यूनिट डिजिट, मतलब आखिर वाला नंबर चाहिए, ठीक है। तो यूनिट डिजिट जब भी चाहिए होगा ना तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए 3 इंटू 8, हर एक नंबर के ना हम लोग यूनिट डिजिट को ही लेंगे। तो 3 इंटू 8, बस आपको इतना करना था, 3 इंटू 8 इंटू यहां से कितना लेंगे 7, यहां से कितना लेंगे 6, चलिए यहां से तो 3, यहां से तो 8, यहां से आया 7, यहां से आया 6, बस इसको इंटू कर लेते हैं। 3 इंटू 8 करने से होता है 24, 24, 24 इंटू 7 ऐसे नहीं लिखेंगे, 3 इंटू 8 करने से होता है 24, 24 का भी हम अपने को यूनिट डिजिट ही चाहिए, दैट इज 4। उसके बाद 4 इंटू 7 28, यहां पे भी यूनिट डिजिट चाहिए, दैट इज 8। 8 इंटू 6 48, यहां पे भी यूनिट डिजिट चाहिए, दैट इज 8। आखिर में निकल के क्या आ रहा है 48, 48 विल बी द आंसर। कैसे किया, देखिए यहां से आया 24, यहां से आया 42, इन दोनों में भी मेरे को क्या चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए 4, 4 इंटू 2 दैट इज 8। 8 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको आप ऐसे कर सकते हो, यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन। ठीक, आगे चलते हैं। Manoj sold an article on mark price for rupees 13,000. Had he offered a discount of 10% on the mark price, he would have earned a profit of 30%. What is the cost price? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखिए निकालना है कॉस्ट प्राइस, दिया हुआ है मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में एक रिलेशन होता है, अगर तो आपको वो रिलेशन पता है, सिंपल हो गया, हम लोग फॉर्मूला रखेंगे, आंसर निकाल के लेके आ जाएंगे। पहले उसको एक बार कोशिश करते चलिए। वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस बाय मार्क प्राइस इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड और लॉस परसेंटेज होता है। मतलब अगर लॉस हुआ तो यहाँ पे माइनस रखोगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे प्लस रखोगे। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, अपना प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस रखते हैं, प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर लॉस हुआ तो यहाँ पे माइनस लॉस परसेंटेज करोगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो सीपी निकालना है, एमपी तो दिया हुआ है दैट इज 13,000 इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 10 है डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 30 है, तो यहाँ पे 30। इसमें समझने वाला अलग से कुछ नहीं है, आपको एक फॉर्मूला, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए था, आप रिलेशन को ऐसे पुट करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो कितना हो रहा है, सीपी बाई 13,000 इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाई 130। बहुत इजी कैलकुलेशन, देखिए कैसे, एक जीरो और एक जीरो कट गया, 13 के साथ अगर मैं इसको कैंसल आउट करता हूं तो इधर 1000 बनता है, 1000 अगर इधर चला जाएगा तो इनटू होगा, मतलब देयरफॉर सीपी इक्वल्स टू 9 इंटू 1000, 9 इंटू 1000 मतलब 9000, मतलब अपना जो सीपी निकल के आया वो कितना निकल के आया 9000। तो 9000 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते थे। अभी मैं यहाँ पे एक अलग तरीका यहाँ पे एक डिस्कस करने वाला हूँ, एक बार अच्छे से उसको भी देखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको किसी फॉर्मूला के फ्रेम में वो नहीं हुआ तब आप उसको कैसे कर सकते थे, एक बार वो भी देख लो। सोचते हैं, सबसे पहले देखिए कहीं ना कहीं आपको एक डिस्काउंट दिया हुआ है, तो डिस्काउंट हमेशा होता किस पे है वो आपको पता होना चाहिए। डिस्काउंट हम लोग देते हैं मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट आता है उसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, होता है कॉस्ट प्राइस पे, मतलब कॉस्ट प्राइस से लेके सेलिंग प्राइस तक का जो डिस्टेंस होता है कहीं ना कहीं उसके बीच में ही प्रॉफिट और लॉस होता है। तो अगर प्रॉफिट है तो कहीं ना कहीं सीपी भी होना चाहिए, सीपी से लेके एसपी तक का जो रिलेशन होगा उससे हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकल के लेके आएंगे। चलिए ये तीनों यहां पे होना चाहिए। अब इसमें से है क्या, देखिए 10% का डिस्काउंट, अगर 10% का आपको कोई डिस्काउंट दे रहा है इसका मतलब क्या, 100 रुपए का अगर मार्क प्राइस है तो उस पर 90 रुपए का सेलिंग प्राइस होगा। देखिए 100 पे 10% का डिस्काउंट मतलब 100 पे 10 का गिरावट, तो 100 पे 10 का गिरावट के बाद हो कितना रहा है 90 हो रहा है। चलिए लेकिन उसके बाद प्रॉफिट हो रहा है कितना परसेंटेज का 30% का। प्रॉफिट का रिलेशन किसके बीच में हम लोग करते हैं, कॉस्ट प्राइस से लेके सेलिंग प्राइस तक का जो डिस्टेंस होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस हो तो कहीं ना कहीं 130 रुपए का मेरा सेलिंग प्राइस होगा, ऐसा होता है। चलिए
अभी देखिए ये जो मैंने फ्रेम लिखा ना, इसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेशियोज। जब आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे थे तो आपको कहीं ना कहीं ये तो मिला होगा, इफ ए रेशियो बी इक्वल्स टू 5:4, इफ बी रेशियो सी इक्वल्स टू 3:7, तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी, उसी टाइप का है ना। एमपी और एसपी का रेशियो है आपके पास, एसपी और सीपी का आपके पास रेशियो है, आप तीनों का रेशियो निकाल के लेके आ सकते हैं। रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले तो नंबर्स को थोड़ा एलिमिनेट कर देते हैं। 100 और 90 को हम लोग 10 और 9 लिख सकते हैं, 130 और 100 को हम लोग 10 और 13 लिख सकते हैं। रेशियो को बैलेंस कैसे करते हैं, जो कॉमन पार्ट होता है उसको इक्वल बनाना है, अगर वो इक्वल नहीं है तो यहाँ पे वो इक्वल नहीं है तो इसको बैलेंस, इसको सेम बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 और 13 को सेम बनाने के लिए दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इंटू 9, यहाँ पे भी इंटू 13, यहाँ पे इंटू 9। अब देखिए पहले वाले रेशियो में किसी एक एलिमेंट के साथ मैंने इंटू 13 किया था, तो यहाँ पे भी मैं इंटू 13 करूंगा। इस वाले में एक यूनिट के साथ मैंने इंटू 9 किया है, तो यहाँ पे भी मैं इंटू 9 करूंगा। तो अभी कंबाइंड रेशियो निकल के आ जाएगा, 10 इंटू 13 दैट इज 130, 13 इंटू 9 दैट इज 117, उसके बाद 10 इंटू 9 दैट इज 90। चलिए रेशियो निकल के आ गया। ये रेशियो किसका है, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। अभी यहाँ पे एक हिंट आपको दिया हुआ है, जो मार्केट प्राइस है वो है 13,000, ये जो मार्केट प्राइस है वो कितना है 13,000। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस कितना है। तो 130 यूनिट्स का वैल्यू कितना है 13,000, तो आपको 90 यूनिट्स का वैल्यू निकालना है, एकदम डायरेक्टली निकल जाएगा इसका आंसर कितना 9,000। ऐसा कैसे निकला देखिए, कॉस्ट प्राइस निकालना है मेरे को। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले तो यूनिटरी कैलकुलेशन जरूरी है। यूनिटरी कैलकुलेशन कैसे होगा, 13,000 का वैल्यू 130 यूनिट्स, देखिए 1 यूनिट का वैल्यू ऐसे निकालेंगे ना, 13,000 डिवाइडेड बाय 130। मेरे को 90 यूनिट्स का वैल्यू चाहिए, इसका मतलब क्या इंटू 90। अब कैंसल आउट आप करो, 13 और इधर जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100 इंटू 90 करेंगे तो 9,000 विल बी योर आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर वो क्वेश्चन, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी भी फॉर्मूले के फ्रेम में ना आए, तब आप अलग से इसको ऐसे रेशियो मेथड में कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों सेम क्वेश्चन को करने का दो तरीका था आपके पास। आपको जो अच्छा लगे एग्जाम में वही करो, आप जिसके साथ फेमिलियर हो आप एग्जाम में उसी को करो। ठीक है, चलिए What will be the increase in an amount of rupees 8,000 after 2 years if compound interest is applied annually at the rate of about 5% per annum? मतलब यहाँ पे मेरे को अमाउंट निकालना है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट यहाँ पे 5% है, टाइम अगर 2 साल है, प्रिंसिपल अगर 8,000 है, तो आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 होल टू द पावर n। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करके लेके आ जाएंगे। चलिए तो देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000, 1 प्लस रेट दिया हुआ है 5, टाइम n फॉर टाइम होता है तो टाइम यहां पे दिया हुआ है 2। इसको सॉल्व करते हैं, 8,000 1 प्लस 5 बाई 100 को हम लोग 105 लिख सकते हैं, 105 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं, टू दी पावर 2 ये लिख सकते हैं। अच्छा, इक्वल्स टू 8,000 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100 होल टू दी पावर अगर 2 है तो हम लोग इसको 2 बार एक्सपेंड करेंगे। लेकिन एक्सपेंड करने के लिए मैं इसको देखिए पहले एलिमिनेट कर सकता हूं ना, 105 डिवाइडेड बाई 100 मतलब क्या 21 डिवाइडेड बाई 20, पावर में 2 है इसलिए 21 डिवाइडेड बाई 20 2 बार लिख लेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये तो कैंसल आउट हो गया। 2 इंटू 2 4, 4 के साथ अगर 80 को कैंसल आउट करते हैं तो इधर कितना आ जाता है 20, तो 20 इंटू 21 इंटू 21 विल बी द आंसर। कितना हो जाएगा 20 इंटू 21 इंटू 21, रिजल्ट कितना निकलता है 21 इंटू 21 करने से 441, 441 का अगर डबल करते हो तो 882 और एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा। आप इसको अगर अच्छे से सॉल्व करते हो तो आपका आंसर यही आने वाला है। तो क्या हो जाएगा आंसर 8820 विल बी द आंसर। बस फॉर्मूला लगाना था, सॉल्व करके लेके आ जाना था। इसके लिए भी हम लोग रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का इतना डायरेक्ट क्वेश्चन में हम लोग वो फॉर्मूला ना लगा के भी करें तो कोई बात नहीं। ठीक है, किसी अच्छे क्वेश्चन, जब अच्छा लेवल का इसमें क्वेश्चन आने वाला है तब जाके रेशियो मेथड में भी मैं आपको दिखा दूंगा अगले वीडियो में। इसको अभी यहीं पर रखते हैं, आगे चलते हैं।
Ajit works 4 times as fast as Sohan. If Sohan can complete a work in 20 days independently, the number of days in which Ajit and Sohan can together finish the work. ये वाला जो क्वेश्चन है ये है टाइम एंड वर्क से। अब टाइम एंड वर्क भी आपने किया हुआ है तो आपको एक चीज तो पता होगा, अगर वर्क कांस्टेंट है किसी भी दो अलग अलग इंडिविजुअल का या किसी भी अलग अलग इंडिविजुअल का, तो अगर वर्क कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी और टाइम का जो उनका रेशियो है वो ठीक उल्टा होगा, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होगा। चलिए, तो मेरे को तो 2% पता है, एक है सोहन और एक कौन है, अजीत, 2%। इनका जो एफिशिएंसी का रेशियो है मेरे को वो पता है। कैसे पता है, देखिए, अजीत वर्क्स 4 टाइम्स एज फास्ट एज सोहन, सोहन से 4 गुना जल्दी काम करता है। तो अगर सोहन 1 दिन लगाता है तो अजीत 4, अगर सोहन 1 दिन में 1 ही काम करता है तो अजीत 1 दिन में 4 काम करेगा। अगर वर्क कांस्टेंट है, इस वाले क्वेश्चन में देखिए वर्क कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि देखिए कंप्लीट ए वर्क, वर्क के बारे में अलग से कुछ नहीं बोला हुआ है, मतलब सेम वर्क को करने का यहाँ पे टाइम का जो भी आपको रेफरेंस है वो दिया हुआ है, सॉरी एफिशिएंसी का जो रेफरेंस है वो आपको दिया हुआ है। तो अगर ऐसा होता है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब क्या, 4 और ये हो जाएगा 1, ठीक उल्टा हो गया। ठीक, अगर ऐसा है, अभी आपको बोल रहा है कि जो सोहन है वो उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। चलिए, सोहन टाइम कितना है, 4 यूनिट। अब इस 4 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 20, ठीक है। तो द नंबर ऑफ डेज इन विच अजीत एंड सोहन कैन टुगेदर फिनिश द वर्क। अब आपको बोल रहा है कितना दिन होगा, कितने दिन में अजीत और सोहन अगर एक साथ काम को करे तो इस काम को वो खत्म कर देंगे, ठीक है, ऐसा आपको पूछ रहा है। चलिए, सबसे पहले एक चीज आप निकाल सकते थे यहाँ पे कि अगर आपको पूछ देता सोहन 20 दिन में काम को इंडिविजुअली खत्म करता है तो अजीत इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा इंडिविजुअली। तो आप देखिए 4 यूनिट का वैल्यू 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, तो आपका आंसर हो जाता 5। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है अगर दोनों मिल के काम को करते हैं तो वो इस पूरे के पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। चलिए, काम को कितने दिन में खत्म करने का मतलब क्या, अपने को टाइम निकालना है, कितने दिन में मतलब टाइम ऑफ क्या, a प्लस एस, अजीत और सोहन दोनों का टाइम निकालने के लिए हम लोग यूज क्या करते थे, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी भी क्या, अजीत और सोहन दोनों का एफिशिएंसी। अच्छा, टाइम के लिए आपको सबसे पहले तो टोटल वर्क पता होना चाहिए, और हम लोग वर्क कैसे निकालते थे, वर्क हम लोग निकालते थे इंडिविजुअल जो टाइम होता था किसी भी काम को खत्म करने का, उस इंडिविजुअल टाइम के जो एलसीएम होता था उसी से हम लोग टोटल वर्क निकालते थे, ठीक है, टोटल वर्क। तो 20 और 5 का अगर आप एलसीएम लोगे तो टोटल वर्क कितना आने वाला है, 20 आने वाला है, 20। चलिए, अब उनका एफिशिएंसी चाहिए, दोनों एक साथ अगर काम करते हैं तो दोनों एक साथ देखिए उनका एफिशिएंसी 1 और 4, 1 प्लस 4 करने से कितना होता है, 5 होता है, तो टोटल एफिशिएंसी कितना, 5। तो 20 डिवाइडेड बाय 5 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 4 डेज। मतलब अगर दोनों मिलकर काम को करें तो 4 दिन में काम खत्म, 4 दिन में काम खत्म, बस ऐसे ही इसको सॉल्व करना था। यहाँ पे अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ देता तो आंसर 5 आ जाता, मतलब अजीत कितने दिन में इंडिविजुअली खत्म करेगा। आपको ये ना पूछ के दोनों एक साथ काम को कितने दिन में करते हैं उसको पूछ दिया, तो एकदम ट्रेडिशनल फंडामेंटल मेथड है ये, आप ऐसे इसमें जा सकते हो, ठीक है। आपको बस ये चीज पता होना चाहिए था, वर्क अगर कांस्टेंट हो तो एफिशिएंसी और टाइम का जो रेशियो होता है वो ठीक उल्टा होता है। क्लियर, चलिए। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन का ये वाला क्वेश्चन, ये अक्सर हमारे एडीआरई के एग्जाम में, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सिंपल होता है लेकिन बहुत से बच्चों को इस क्वेश्चंस को करने का तरीका नहीं मालूम होता है। कभी भी हम लोग का एक अंदाजा हो गया ना, हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से नंबर्स को देखते हैं, लेकिन इस वाले में ना हम लोग राइट हैंड साइड से नंबर को देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे रूट ओवर 361 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, इसको 19 ब्रेक कर सकते हो। 215 माइनस 19 अगर आप करते हो, 215 माइनस 19 अगर आप करोगे तो 196 होगा। अब 196 के ऊपर फिर से देखिए एक स्क्वायर रूट लगाया हुआ है, तो 196 को अगर आप ब्रेक करते हो तो पूरा यहां से एक नंबर निकल के आया, कितना, 14 निकल के आया। 50 प्लस 14 अगर आप करते हो तो कितना होता है, 64 होता है। तो 64 के ऊपर भी देखिए एक स्क्वायर रूट लगाया हुआ है, तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। इसका मतलब क्या, आप अगर इस पूरे से सॉल्व करो इसको, 8 निकल के आया, 8 मतलब इस पूरे से कितना निकल के आ रहा है, 8 निकल के आ रहा है।
248 प्लस अगर 8 करते हो तो होता कितना है 256। 256 के ऊपर भी देखिए एक रूट लगाया हुआ है, तो रूट ओवर 256 मतलब कितना, रूट ओवर 256 मतलब 16, तो 16 विल बी द आंसर। कुछ नहीं करना था, एकदम पीछे से शुरू करना था, इसको ब्रेक करना है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे टोटल को ब्रेक करना है, फिर जो भी यहाँ से रिजल्ट आए इसके साथ इसको ऐड करके टोटल को ब्रेक करना है, फिर जो भी रिजल्ट आए इसके साथ इसको ऐड करके टोटल को ब्रेक करना है। ठीक है, ऐसे करके जाएंगे तो फाइनली आ रहा है कितना 256 का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट ऑफ 256 मतलब कितना 16। चलिए, Mr. Shubham started a business with ₹20,000 and Karan joined Mr. Shubham after 1 year। ये जो क्वेश्चन है ये रेशियो एंड प्रपोर्शन का है, उसमें भी हम लोग अगर थोड़ा और बाइफरकेट करें तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये है पार्टनरशिप का। अब पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फ्रेम बनाते हैं। फ्रेम कैसा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, और इसी टोटल अमाउंट के ऊपर हम लोग प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिंपल बात है ये, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट निकलता है अलग अलग, जैसे यहाँ पे शुभम का अलग अमाउंट आएगा टोटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे करण का टोटल इन्वेस्टमेंट आने वाला है, उस टोटल इन्वेस्टमेंट को हम लोग रेशियो में ब्रेक करते हैं और उसी रेशियो में हम लोग प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 पर्सन है, पहला तो है शुभम, चलिए, उसके बाद तो है करण। चलिए, यहाँ पे शुभम क्या कर रहा है, एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, वो कितने रुपए से स्टार्ट करता है 20,000 से। चलिए, मिस्टर करण ज्वाइन मिस्टर शुभम आफ्टर 1 ईयर एंड इन्वेस्टेड ₹40,000। करण ज्वाइन करता है 40,000 से ज्वाइन करता है। चलिए, अब हम लोगों को देखना है, हम लोगों को तो इन्वेस्टमेंट मिल चुका उनका, लेकिन उनका टाइम पीरियड यहाँ पे इंटू करना होगा ना, तो वो टाइम यहाँ पे निकाल के लेके आते हैं। शुभम जो है वो स्टार्ट कर रहा था बिजनेस, मतलब शुरुआत से है। पूरे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे अच्छे से पढ़ा तो वहां पे देखा कि कहीं भी शुभम छोड़ के नहीं जा रहा था, डायरेक्ट लिखा हुआ है आफ्टर 2 इयर्स, ये आफ्टर 2 इयर्स सिंस द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस दे अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 45,000, मतलब इन द कोर्स ऑफ 2 इयर्स उन दोनों ने टोटल 45,000 का प्रॉफिट अर्न किया। अब इन 2 साल के दौरान शुभम बिजनेस में 2 साल तक तो था, पूरे 2 साल तक था। करण जो है वो 1 साल बाद ज्वाइन कर रहा है और ये बिजनेस 2 साल के लिए चल रहा है। करण बिजनेस में कितने दिन तक था, करण बिजनेस में 1 साल के लिए था बस। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू होता क्या है, उनका एक अमाउंट निकल के आ जाएगा जिसको हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट यहां पे कितना आ रहा है 40,000, टोटल इन्वेस्टमेंट यहां कितना आ रहा है 40,000। अब ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है इसी का जो रेशियो होता है, इसके रेशियो में हम लोग प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं यहां से इनका रेशियो निकाल के लाऊं तो कितना हो रहा है, देखिए 1:1। इसका मतलब शुभम और करण का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है कितना 1:1, मतलब आधा आधा। 40,000 और 40,000 का रेशियो तो 1:1 होता है, दोनों इक्वल है, तो 1:1। अभी आपको बोल रहा है कि अगर ऐसा होता है कि टोटल 45,000 का प्रॉफिट हो जाए तो आपको बताना है कि जो करण का शेयर है उस प्रॉफिट में कितना होगा। तो 45,000 को 1:1 में बांटने का मतलब क्या हुआ, 45,000 इंटू 1/2, हाफ, आधा, आधा इसको मिलेगा आधा इसको मिलेगा, तो आंसर कितना निकलता है 22,500। तो 22,500 विल बी द आंसर। तो पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से भी टैकल कर सकते हो। ठीक है, चलिए, After investing an amount of 5,400 at 13% per annum on the simple interest rate, अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन करा था हमने और यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है। फाइंड आउट अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 4 इयर्स, अपने को अमाउंट निकालना है आफ्टर 4 इयर्स। चलिए, अमाउंट का मतलब होता क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल जो आपने इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट। चलिए, इस पूरे वाले क्वेश्चन में अपने को अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल अपने पास है, इसका मतलब इंटरेस्ट निकाल के लेके आएंगे, इंटरेस्ट निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, अब इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है वो तो आपको पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T होल डिवाइडेड बाई 100, होल डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब आपके पास बहुत सारे यहाँ पे वैल्यूज है, आप बस उसको पुट करो, सॉल्व करो, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए, प्रिंसिपल कितना है 5,400, रेट कितना है 13, टाइम कितना है 4। चलिए, होल डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल,
54 इंटू 13 इंटू 4 करना है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। 54 इंटू 13 करने का मतलब आप सबसे पहले 54 इंटू 10 कर लो, दैट इज 540। चलिए 54 इंटू 3 करने के लिए आप 50 इंटू 3 कर सकते हो, दैट इज 150। तो 540 और 150 करने से होता है 690। 4 इंटू 3 दैट इज 12, तो 690 और 12 करने से होता है 702। 702 इंटू 4 अगर करते हैं तो 700 का 4 गुना 2800 और 2 का 4 गुना 8, इसका मतलब टोटल जो आंसर आ रहा है 2808। चलिए 2808, अब इसको अच्छे से सॉल्व करना, 2808 आ जाएगा, मतलब 2808। अब आप पूछ क्या रहा है, ये जो 2808 है वो तो सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे अपने को इंटरेस्ट तो नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है अमाउंट क्या होगा। तो अमाउंट मतलब क्या होता है, अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 5400 प्लस 2808, तो 5400, यहां पे आ जाएगा 3000 अगर प्लस कर देते हैं 8800। चलिए तो 8208, तो 8208, 8208 विल बी द आंसर। बस ऐसे करके आपको इसको सॉल्व करना था। लेकिन जब सिंपल इंटरेस्ट हो ना तो थोड़ा सिंपली इसको सॉल्व करो, एकदम सिंपल होता है, सिंपल इंटरेस्ट में अलग कुछ है ही नहीं, नाम ही है सिंपल इंटरेस्ट। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना वो हर एक साल सेम रिटर्न देता है, मतलब जो उसका इंटरेस्ट होता है ना वो हर एक साल क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, हर एक साल आपको 13% मिल रहा है, इसका मतलब सेम हम लोग प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं 13%, इसका मतलब हर एक साल आपके पास सेम इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो टोटल 13% 4 साल तक आया, तो टोटल रिटर्न आपका कितना आया, देखिए 13 इंटू 4 दैट इज 52%, 52%। इसका मतलब इस 4 साल के दौरान आपने टोटल 52% का इंटरेस्ट जनरेट किया, मतलब आपने एक्स्ट्रा 52% कमाया। चलिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो था 5400 का, इस पे आपने एक्स्ट्रा 52% कमाया, मतलब क्या, 52% का बढ़ोतरी। और परसेंटेज को इंक्रीज करके हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, 100 पे 52% का इंक्रीज, मतलब 100 पे 152। बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर सेम आने वाला है 8208। चलिए इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि आंसर सेम ही आने वाला है 8202, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को। चलिए देयर आर 150 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, किसी भी क्लास में टोटल 150 स्टूडेंट्स है। देयर एवरेज वेट इज 40 kg। when one student when one student leaves the class, the average weight is 39.5 kg, ठीक है। what is the weight of the student who left the class। चलिए, किसी एक स्टूडेंट के जाने से ऑब्वियसली क्या हो सकता है, क्लास का टोटल वेट तो घटेगा, पहली बात टोटल वेट तो घटेगा, लेकिन एवरेज घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, ऐसा क्यों। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टोटल वेट बिफोर लीविंग द क्लास, टोटल वेट आफ्टर लीविंग द क्लास, ठीक है। टोटल वेट बिफोर लीविंग द क्लास और टोटल वेट आफ्टर लीविंग द क्लास, इन दोनों में जो भी डिफरेंस होगा वही होगा उस बंदे का वेट जो छोड़ के जा रहा है। एकदम बेसिक मेथड है, पहले कर लेते हैं। 15 स्टूडेंट का एक क्लास है, उसका टोटल एवरेज है 40, तो अगर एवरेज 40 है और टोटल 15 लोग है तो टोटल कैसे निकालते हैं हम लोग, एवरेज का एक फॉर्मूला होता है ना, एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे सम निकालना है, एवरेज है, नंबर है, तो एवरेज इंटू नंबर करोगे तो सम निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं, चलिए 15 स्टूडेंट का क्लास, 40 का एवरेज, तो टोटल ऐसे ही निकलेगा। अच्छा, एक बंदा छोड़ के जा रहा है, तो अभी टोटल बच्चे हैं कितने, 14, और एवरेज कितना हो रहा है 39.5, बस ऐसे करेंगे 39.5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 15 इंटू 40 तो बहुत सिंपल था, 600। 14 इंटू 39.5 करना है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे करोगे इसको देखो। 14 इंटू सबसे पहले 40 कर लो, 14 इंटू 40, तो 14 इंटू अगर 40 करते हो तो कितना होता है, 560 होता है। 560 से आपको 7 माइनस करना है, 7 क्यों माइनस करना है, देखिए ये वाला नंबर 40 से 5.5 कम है, तो 14 इंटू 0.5 और कम कर दो, तो 14 इंटू 0.5 करने से कितना होता है, 7 होता है, तो 560 से और 7 को कम करने से कितना हो जाता है, 553। अब देखिए टोटल वेट ऑफ द क्लास में थोड़ा डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि एक बच्चा छोड़ के जा रहा है, तो जो बच्चा छोड़ के जा रहा है वो उसका वेट कितना था, 47,
क्योंकि पहले टोटल वेट था 600, अभी टोटल वेट है 553, इसका मतलब 47 केजी का कोई बंदा क्लास को छोड़ के जा रहा है, तो यही वेट आपको निकालना था 47 केजी। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग अलग तरीके से एक बार सोचते हैं। ठीक है, मैं बस वो सोचना आपको कैसे है वो बता रहा हूं कि आप अलग अलग क्वेश्चंस को भी टैकल कर सको। किसी भी क्लास में 15 बच्चे थे, 40 का उनका एवरेज का वेट था। किसी भी एक बंदे के जाने से क्लास का जो एवरेज वेट है वो घट रहा है। इससे एक चीज है, कभी भी अगर क्लास का एवरेज 40 है तो मैं मान सकता हूं हर एक बंदे का हर एक बंदे का वेट यहाँ पे 40 केजी है, इसको मैं मान सकता हूं। किसी का 40 से कम होगा, किसी का 40 से ज्यादा होगा, लेकिन एवरेज तो 40 है ना, तो मैं मान लेता हूं कि हर एक का वेट कम से कम 40 तो होगा, कम से कम 40। किसी बंदे के जाने से क्लास का एवरेज घट रहा है, वो जा रहा है तो क्लास में एक इफेक्ट आ रहा है, क्या हो रहा है, पूरे क्लास का एवरेज घट जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका जो वेट था वो एवरेज से ज्यादा था, इसलिए तो वो जाते ही क्लास का एवरेज घट गया, ज्यादा था। अगर उसके जाते ही क्लास का एवरेज बढ़ जाता तो यहां पे हम लोग माइनस लिखते हैं। ठीक है, अब उसके जाते ही कितना का डेविएशन आ रहा है, उसके जाते ही 0.5 का डेविएशन आ रहा है। अब ये 0.5 का डेविएशन टोटल वेट में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो कितना होगा, वही यहां पे प्लस करके लिखना है। 0.5 का डेविएशन, टोटल 15 बच्चे थे लेकिन उसके जाने से तो अभी 14 बच्चे बचे, तो 14 बच्चों में 0.5 केजी का डेविएशन, मतलब 14 इंटू 0.5 दैट इज 7 केजी का डेविएशन। तो 40 प्लस 7 दैट इज 47 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे करके भी आप सोच सकते थे, 47 ही आपका आंसर आ जाता। अगर ये समझ में ना आए कोई बात नहीं, ऐसे तो कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। A car depreciates at the rate of 50% per annum if its present value is इतना, find the value of the car 3 years ago। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कार ना देके यहाँ पे पॉपुलेशन दे देगा, किसी भी एक टाउन का पॉपुलेशन घटता है या बढ़ता है, ऐसे कुछ। ठीक है, क्या करना है, देखिए मान लेते हैं कि किसी भी टाउन का जो पॉपुलेशन था वो कभी ना कभी एक्स था, मेरे को नहीं पता, वही मेरे को निकालना है। हर एक साल क्या होता है, 50% से वो घट जाता है, तो x पे अगर मैं 50% का डेविएशन करना चाहूं तो 100 के ऊपर कितना का डेविएशन, 50 का डेविएशन। पहले साल इतना हुआ, दूसरे साल फिर क्या हुआ, 100 के ऊपर क्या हुआ, 50 का, तीसरे साल फिर क्या हो रहा है, 100 का पॉपुलेशन लेकिन उस पे 50 का। ऐसे ही तो करते हैं ना, परसेंटेज को डिक्रीज कर रहे हैं हम लोग। बस 3 साल के बाद हो क्या रहा है, जो टाउन का पॉपुलेशन है वो बन रहा है 75,000, यही दिया हुआ है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू, हाँ 3 साल पहले इतना था, थोड़ा घटा, फिर घटा, फिर घटा, घटने के बाद आज पॉपुलेशन इतना है। आपको बताना है कि 3 साल पहले जो पॉपुलेशन था वो कितना था, मतलब एक्स का वैल्यू। तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0 0 कैंसिल, 0 0 यहां पे भी कैंसिल, 0 0 यहां पे भी कैंसिल, यहां से निकलता है 1/2, यहां से भी निकलता है 1/2, यहां से भी निकलता है 1/2। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए x इधर रहा, 75,000 उधर था, इनटू इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो उधर जाएगा तो इनटू हो जाएगा, इधर डिवाइड में है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इधर 1 इधर 1 इधर 1, मतलब 5/10 को मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं ताकि वो समझने में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो 1/2 है, तो डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 इंटू 1, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 75,000 इंटू 2 दैट इज 1,50,000, 1,50,000 इंटू 2 दैट इज 3 लाख, 3 लाख इंटू 2 दैट इज 6 लाख। तो आज से 3 साल पहले टाउन का पॉपुलेशन कितना था, 6 लाख था, और आज कितना है 75,000। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हर एक साल 50% का गिरावट देखा गया है। अच्छा, टाउन का पॉपुलेशन नहीं, सॉरी, कार का वैल्यू 3 साल पहले 6 लाख था, आपने 3 साल कार को खूब रगड़ा, तो रगड़ने के बाद अभी कार का वैल्यू 75,000 बन चुका है। हर एक साल 50% का डेविएशन हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको ये वाला वैल्यू दे देता, आपको ये वाला वैल्यू निकालना होता और अच्छा था, आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिखते 50 का डेविएशन, 50 का डेविएशन, 50 का डेविएशन, उसके बाद सॉल्व होकर आ जाता। ठीक है, चलिए, तो ऐसे उम्मीद है, एक मिनट देख ले तो और एक क्वेश्चन है क्या, नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसी तरीके से घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अभी से आपका काम क्या होने वाला है, आपका प्रिपरेशन अभी बहुत हद तक हो चुका है, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है, आप बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अभी आप कोशिश करो कि ऐसे ही एक आप सेक्शनल मॉक या फिर पूरा कंप्लीट मॉक देने का, मतलब कहीं से भी आप जुगाड़ कर सकते हो। मॉक टेस्ट देने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है हमारे यहाँ पे। आप
आके भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। हमारे जो स्टूडेंट थे हम उनके लिए तो मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा ही रहे हैं, लेकिन हाँ अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हो और मॉक देना चाहते हो ऑफलाइन में ओएमआर शीट में बैठ के अच्छे से एग्जाम का फील लेते हुए, तो आप हमारे इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो और आके आप मॉक टेस्ट दे दो। ठीक है, अभी हम लोग ये मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आके मॉक टेस्ट देते भी हैं। अगर आपको देना है तो आप भी आके दे सकते हो। एकदम एग्जाम लेवल के लिए एकदम 150 क्वेश्चन जैसे भी एग्जाम में आपका आने वाला है उसी पैटर्न का क्वेश्चन बनाया हुआ है, आप अच्छे से दे सकते हो। उसी तरीके से अभी एक प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, जैसे कि ये मैथ्स का था जो मॉक टेस्ट था, मिनी मॉक टेस्ट, इसी तरीके से आपको उसमें इंग्लिश भी मिल जाएगा जो पहले भी मैंने डिस्कस किया था, रीजनिंग भी मिल जाएगा, जीके भी मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे इस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करना, आपको एग्जाम से पहले एक अच्छा बूस्ट तो मिलने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो और या फिर पुराने भी हो, हमारे चैनल से या फिर हमारे वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो और हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।